नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 25वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब। सर आज हम सातवां पंचम भाव सीखेंगे, पंचम 7 नंबर राशि, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो अपन ने उदाहरण के लिए जो कुंडली ली है ना, इसका ये पंचम भाव जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप जब अध्ययन करेंगे ना अभी अपन, तो आप देखेंगे कि इसको समझ लिया ना तो आप समझो बहुत कुछ आ गया एस्ट्रोलॉजी का। इतना गहरा है ये पांचवा भाव और इस कुंडली का विशेष रूप से इफेक्ट हो रहा है। पांचवें भाव का वैसे बहुत महत्व है क्योंकि ये पूर्व जन्म का है। इसके बावजूद भी इस कुंडली में जब अपन अध्ययन करेंगे तो देखेंगे ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका अध्ययन बड़े ध्यान से करना है और समझना है। तो पंचम भाव का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पंचम भाव से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है। पूर्व जन्म, हमारी बुद्धि, विवेक, जिसे शिक्षा कहते हैं, प्राइमरी जो शिक्षा है। इसके बाद कला, संतान, प्रेम, प्यार, मंत्र जाप, हमारे कुल देवता, शेयर बाजार से होने वाला लाभ हानि, इन सब चीजों का अध्ययन पांचवें भाव से किया जाता है। इसलिए पांचवा भाव वैसे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म से हम क्या क्या लेके आए, कैसे लेके आए, वही चीज ये बता रहा है। पंचम भाव में जो स्थित राशि होती है उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है उसका अध्ययन करते हैं। फिर पंचम भाव पे कोई दृष्टि आ रही है उसका अध्ययन करेंगे, वो क्या प्रभाव दे रहा है उस भाव के लिए। और फिर पंचम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा, तो इसमें खुद ही इसमें स्वयं बैठा है अपने ही घर में। और शुक्र जो है वो 2 घर का स्वामी है, द्वादश का और पंचम का। तो इसलिए आज हम इस कुंडली का जब अध्ययन करेंगे तो आज हम एक नई चीज और सीखेंगे। पहले क्योंकि एक ही घर में 3 ग्रह हैं तो एक घर में एक ही व्यक्ति का अधिकार रह सकता है। अथॉरिटी जो है, एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। 3 हो जाएंगे तो झगड़ा होगा। तो उसमें यही होता है कि पहले कौन बैठे। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अंश है उसका नंबर सबसे बाद में आता है, सबसे छोटे का नंबर पहले आता है। क्योंकि वो जो ग्रह जिसके पास कम अंश है वो उसकी तरफ जा रहा है जिसके पास ज्यादा अंश है उससे, फिर उससे भी ज्यादा जिसके पास अंश है दूसरा ग्रह उसकी तरफ जा रहा है, दोनों ग्रह मिलकर के। तो वो दोनों ग्रह मिलकर फिर उसका प्रभाव देंगे, वो 3 हो जाएंगे वहां पर इस तरीके से। तो हम अंश के हिसाब से देखेंगे आज। तो इसमें सूर्य को 28 अंश प्राप्त है, शुक्र को 25 है और बुध को 23 है। अब अंश के लिए भी हमने आज एक टेबल और बनाई है। हमने बताया था एक भाव में 30 अंश होते हैं, है ना। भारतीय 36 कुल 360 अंश का लग्न कुंडली बनती है। 12 भाव है तो एक भाव में 30 अंश होते हैं। तो 30 अंश को हम 5 परिस्थितियों में डिवाइड करते हैं। बालक, प्रौढ़, युवा, वृद्ध और मृत, इस तरीके से 5 हिस्से हो जाते हैं। अब इसमें भी राशियों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सम और एक विषम। जिसमें 2 का भाग जा रहा है वो सब सम है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें क्या होता है कि जो सम राशियां हैं उसमें तो उल्टा चलता है अंश। 24 से 30 बालक होगा और विषम में 24 से 30 मृत होगा। विषम में 1 से 6 जो है वो बालक है और सम में 1 से 6 जो है वो मृत है। अपोजिट हो जाता है कहने का मतलब। तो हम विषम से सीखना शुरू करते हैं क्योंकि विषम याद रह गया ना तो सम अपने आप अपोजिट हो जाएगा। विषम में 1 से 6 बालक होता है स्टार्टिंग, क्योंकि 1 नंबर राशि कालपुरुष की कुंडली 1 से शुरू होती है इसलिए। तो 1 से 6 बालक होता है, 6 से 12 वो प्रौढ़ होता है। इसके बाद 12 से 18 दोनों में सम और विषम युवा होता है। ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड है ग्रह का जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आपको अपने कारकत्व को प्रभाव देने में समर्थ होता है।
18 से 24 में व्रत हो जाता है और 24 से 30 में मृत हो जाता है। तो हमने यहां देखा कि सूर्य 28 अंश से यानी मृत है, शुक्र 25 अंश है मृत है, और बुध 23 अंश है वृद्ध है। ये कैसे निकाला मैंने, भाग दे क्या? नहीं, ये है ना, ये विषम राशि है, अच्छा, 7 नंबर। तो इधर से देख रहे हैं इसको। तो विषम राशि में 7 नंबर है, तो 7 नंबर में जो 23 से 30 अंश का हम देखेंगे तो 23 अंश वाला व्रत है, और 24 से 30 जिसका भी है वो मृत है। तो 2 ग्रह तो मृत है यहाँ पर और 1 व्रत है। तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो 5वें भाव में हम देख रहे हैं तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, प्रतीक चिन्ह तराजू है, बैलेंस करना ब्रह्मांड में और पृथ्वी लोक में जो बैलेंस करता है इसको बैलेंस कहते हैं। ऊर्जा को बैलेंस करना ही बैलेंस है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो ऊर्जा है, तो ऊर्जा को बैलेंस करना बैलेंस है। बैलेंस है। वायु तत्व की है, चर स्वभाव है इसका। हवा जो निरंतर गति कर रही है वही वायु शुद्ध है, जो रोक दी जाती है, किसी चीज में यूज की जाती है वो पॉइजन मतलब वो हो जाती है, वो शुद्ध नहीं है। जो गुब्बारों में भर दें या किसी चीज में इकट्ठी कर ली जाए वो खराब हो जाती है। अंश का अध्ययन हमने कर लिया सम विषम का। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले लग्नेश और सुकेश बुद्धि है, और हमने कहा था लग्न का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो चाहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी को जानना है सब कुछ। तो यहाँ बुद्धि यहाँ बैठा हुआ है लग्नेश होके और सुकेश होकर के। शुक्र उसका मित्र है, तो मित्र की राशि में है, तो जो मित्र की राशि में जाएगा तो वो शुभ फल देगा, नंबर 1। नंबर 2 व्रत है, जबकि बुध तो राजकुमार है, बालक है। एक बालक को यदि हम व्रत कहते हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे कि उसके पास अनुभव है। ओके। किसी को व्रत हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो वो बुजुर्ग वाला अनुभव लेके बैठा है। बुजुर्ग वाला अनुभव, ये पूर्व जन्म का घर है। और बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, संवाद का कारक ग्रह। इसका मतलब इस जातक के पास अपने व्यक्तित्व में और अपने सुख में अनुभव है, कब का? पूर्व जन्म का, है ना। और उसमें बैलेंस करने की शक्ति भी उसके पास है। अब इस राशि इस भाव में सूर्य तो कमजोर हो गया, सूर्य कमजोर हो गया क्योंकि शुक्र एक तो अपनी राशि में बैठा है इसलिए वो मजबूत है, और अपने ही घर में बैठा है, और दूसरा अपने मित्र बुध के साथ में बैठा है, और बुध लग्नेश भी है। बुध लग्नेश और सुकेश है, तो बेसिकली शुक्र और बुध मिलकर के इस घर को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो और सूर्य यहाँ कमजोर हो गया। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि देखेंगे तो ये घर ही सूर्य का है, तो सूर्य फिर वापस से मजबूत हो गया। ओके। अपनी ऑथोरिटी, पर वो अंश के अकॉर्डिंग मजबूत नहीं, मृत है, मृत है, तो वो फल देने में असमर्थ है, असमर्थ होगा, असमर्थ है। घर तो उसका है, लेकिन वो जो सूर्य की ऑथोरिटी है, सत्ता तो है। एक्चुअली शुक्र और सूर्य दुश्मन है, हाँ, तो वो दुश्मनी नहीं निभा पाएंगे क्योंकि सूर्य कमजोर हो गया। सूर्य कमजोर हो गया तो यहाँ शत्रुता नहीं कर पाएगा। तो बुद्ध जो है यहाँ पर बुद्धि में, व्यक्तित्व में, सुख में, प्रेम में, प्यार में, वाणी में, शिक्षा में, कम्युनिकेशन में, मंत्र जाप में, हर चीज में पूर्व जन्म से वो अपने इन चीजों के अनुभव लेके आया है कि उनको कितना करना है और कितना रोकना है, अर्थात बैलेंस। आज हमारे साथ कोई भी विपरीत परिस्थिति यदि जन्म लेती है उसका कारण होता है अति। हम अपने बच्चों के प्रति यदि अति प्रेम दिखाने लगते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते। कहते हैं ना, ज्यादा प्रेम मिला तो बिगड़ गया बच्चा। तो उसकी अपनी एक सीमा होती है, भाई कितना प्रेम करना है और कितना उसको सख्त एटीट्यूड रखना है। यहां बुद्ध के पास वही अनुभव है। अब आ जाता है शुक्र, जिसका कि ये घर है। तो शुक्र जो है वो किस किस चीज का कारक है? सुख का, भोग का, सौंदर्य का, प्रकृति का, प्रेम, प्यार, साधना, मंत्र जाप। और ये तो स्वयं घर ही मंत्र जाप का है, प्रेम का है, प्यार। शुक्र का कारकत्व और इस घर का कारकत्व एक ही है।
लेकिन बस वो मृत है। मृत होने के बावजूद भी यदि वो अपने घर में है, तो आज हम अपने घर की यदि स्थिति को देखें, हमारे बुजुर्ग जो है वो दादा परदादा कोई हो और वो मृत अवस्था जैसी स्थिति में हो, दिखता नहीं हो, बोलने में नहीं आता हो, सुनने में नहीं आता हो, ऐसी स्थिति हो गई हो, उसके बावजूद भी उस घर में उनका अपना एक महत्व होगा, उनका अपना एक सम्मान होगा। महत्व होगा। फिर उसके अलावा बुद्ध सेवा करने वाला आ गया, बुद्ध सेवा करने वाला आ गया। बेसिकली बुद्ध तो आ गया ना, उसका मजबूत देने वाला। हाँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं बुद्ध हूँ, मेरे साथ बुद्ध है। मृत तो सूर्य भी मृत है, हाँ, और वो अपने घर में है, बुद्ध के साथ है, तो वो थोड़ी बहुत मजबूती अपनी उसके रख पास लेगा। अपनी अथॉरिटी है, अथॉरिटी आ जाएगी, यूं कह सकते हैं अपन। तो शुक्र यहाँ पर क्या करेगा, अपने कारकत्व को देने में समर्थ होगा। और वो भी कारकत्व कौन सा, अनुभव वाला। अब ये कहां से आ रहा है, पूर्व जन्म से। तो इसके पास इस जिसकी भी ये कुंडली है जातक की, जिसके हम अध्ययन करना चाहते हैं, इसके पास जो प्रकृति के रहस्यों को जानने की या मंत्र जाप की जो पूर्व की शक्तियां हैं, वो इसके पास वर्तमान में ये ले करके आया है। मतलब ऐसा इसने कर्म पूर्व जन्म में किया है। संतान सुख रहेगा, बैलेंस रहेगा, अति नहीं होगी, प्यार रहेगा। जहां तक बच्चे नियम और कानून में होंगे, अथॉरिटी में रहेंगे इसके, तब तक इसका प्रेम रहेगा। फिर वे बच्चे चाहे स्वयं के हों चाहे और हो, प्रेम प्यार जिससे भी इसका अफेक्शन होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये कुंडली चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, अधिकारी हो, राजा हो, सेवक हो, दुनिया में किसी से भी इसका जो प्रेम होगा, फिर वह चाहे इसकी कला से हो, चाहे इसके व्यापार से हो, चाहे इसकी वाणी से हो, इसका जिसके भी प्रति प्रेम होगा, चाहे प्रकृति क्यों ना हो, उसमें एक बैलेंस होगा। वो अनुभव होगा कि क्या चीज कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उसकी सीमा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अब आ जाते हैं सूर्य पे। सूर्य 30 घर का स्वामी होकर के बैठा है। तो तीसरा घर जो है पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, कम्युनिकेशन का है। तो यहां सूर्य मृत भी है, अपनी नीच राशि में भी है, अर्थात इसके जो छोटे भाई बहन होंगे या जो पड़ोसी होंगे या जो इसका पराक्रम होगा, वो अहंकार से मुक्त होगा, सत्ता से मुक्त होगा। मतलब इसको सत्ता नहीं मिलेगी, ना संतान के लिए मिलेगी, ना इसके प्रेम प्यार अफेक्शन जिसे कहें, अट्रैक्शन जिसे कहें, उस पर कोई सत्ता प्राप्त होगी, ना इसके मंत्र जाप और साधना पे इसकी सत्ता होगी। मतलब ये सत्ता से मुक्त, अहंकार से मुक्त रहेगा इन चीजों के लिए, है ना। सूर्य अहंकार देता है ना, ऑथोरिटी देता है, सत्ता देता है। यहाँ नीच का है तो देगा ही नहीं, मृत भी है। ये इस तरीके का प्रभाव इसको 5वें घर से प्राप्त हो रहा है। यानी 5वां घर इसके लिए अति शुभ है। आदमी के पास अहंकार नहीं हो, आदमी के पास समान व्यवहार हो, लोगों के लिए आचरण हो, समान कम्युनिकेशन हो, प्रेम प्यार संतान में एक भेद नहीं हो, सबको बराबर का लेके चले। तो आज के युग में एक साधु की परिभाषा में ले सकते हैं अपनी इस चीज को। तो ये तो पूर्व जन्म के से आ रहा है ना, तो वो उसी तरीके से व्यवहार करेगा, उसी तरीके से वृद्ध की तरह व्यवहार करेगा। वृद्ध तो सबको एक जैसा देखता है, अनुभव के आधार पर देखता है। चाहे इसने उतनी उम्र नहीं पाई हो, लेकिन अनुभव आ गया उसको। अनुभव है, तो ये अपने से अधिक उम्र वालों को भी अपने अनुभव के द्वारा आकर्षित करेगा, प्रभावित करेगा। अब इस पर जो दृष्टि आ रही है, तो दृष्टि आ रही है मंगल की चौथी। मंगल जो है वो धन भाव में, कुटुंब भाव में। वैसे भी मंगल की आएगी, 7वीं दृष्टि देखें तो 1 नंबर राशि, 1 नंबर राशि मंगल की। तो 1 नंबर पे तो इनकी जाएगी ना दृष्टि। 1 नंबर में तो कोई ग्रह नहीं है, तो इस भाव पे तो इनकी दृष्टि जा रही है, तीनों की। लेकिन यहां मंगल बैठा हुआ है, इसकी चौथी दृष्टि होती है, चौथी 7वीं और 8वीं, तो इसकी चौथी दृष्टि आ रही है इस भाव पर। तो मंगल जो है वो कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, धन भाव है, स्वाद का है, वाणी का है, संग्रहण का है। नहीं, पराक्रम का मंगल ग्रह है, पराक्रम का
वो पराक्रम किसके लिए कर रहा है? कुटुंब के लिए, धन के लिए, संग्रहण के लिए। तो उसकी जब चौथी दृष्टि आएगी तो चौथी दृष्टि क्या बताती है? रिलैक्स। तो उसको रिलैक्स कहां मिलेगा? अपने कुटुंब के लिए, अपने धन को वो कहां सुख मान रहा है? सुख है ना चौथा भाव, तो कहां सुख मानता है वो अपने? चाहे कुटुंब का सुख हो, धन का हो, उसके स्वाद का हो, उसकी वाणी का हो, कम्युनिकेशन का हो, संग्रहण का हो। तो वो किसको संग्रहण मान रहा है? पांचवें घर को। पांचवा घर काय का है? प्रेम प्यार का। मतलब जिससे भी वो प्रेम करेगा वो उसी को सुख मानता है। ये दूसरा साधु का एक दूसरा रूप इसकी दृष्टि से प्राप्त हुआ। अब शनि की दृष्टि देखें तो शनि की 10वीं दृष्टि है। शनि 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 8वां भाव का कारकत्व क्या है? गहराई, स्थिरता, किसी नई चीज की खोज, साधना। 8वां भाव साधना देता है, स्थिरता देता है। तो और 10 नंबर राशि कर्म की है और शनि स्वयं कर्म का कारक है। तो और यहां से भी 10वीं दृष्टि, यानी पूर्व जन्म का भी कर्म कैसा रहा इसका? स्थिरता वाला, साधना वाला, एक नई खोज का इसका कारकत्व शनि देगा। 5वें भाव से संबंधित है ना, उसके प्रेम में, प्यार में, उसकी वाणी में, कम्युनिकेशन में, मंत्र जाप में स्थिरता देगा, साधना देगा, कर्म देगा, सेवा देगा। शनि सेवा का कारक, तो सेवा देगा। और अचानक से देगा, मतलब अचानक का मतलब अब यहां क्या आएगा? किसी से इसने प्रेम किया, ये उसमें बैलेंस रखता है। लेकिन आज के जमाने में अपन देखें कि चाहे वो भाई हो, परिवार हो, आपका कोई मित्र हो, समाज हो, सेवक हो, अधिकारी हो, किसी आदमी को आपसे यदि संबंध जुड़ता है तो वो आप पजेसिव हो जाता है। वो चाहता है मेरे अलावा किसी दूसरे का ना हो ये। और इस व्यक्ति का गुण क्या है? ये सबको समान लेता है क्योंकि बैलेंस करके चलता है। ये किसी को कम और किसी को ज्यादा करता ही नहीं है। तो शनि यहां क्या बता रहा है कि इससे लोग मिलेंगे और जब उनकी पूर्ति हो गई तो वो अपने आप स्वतः ही इससे दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अपनी जगह स्थिर है। तो छोड़ के कौन जाएगा? लोग छोड़ रहे हैं। वही छोड़ के जाएगा जिसकी पूर्ति हो गई, क्योंकि वो पजेसिव होगा, पजेसिवनेस उसको मिलेगी नहीं, तो फिर वो कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। तो चाहे इसकी संतान हो, चाहे इसका प्रेम प्यार अफेक्शन हो, सेवक हो, इसके स्वामी हो, चाहे इसका धन हो, वो सब चीजें समय के साथ चलती चली जाएगी, आएगी, अपना काम सिद्ध करेगी और चलती जाएगी। गुरु, गुरु की 9वीं दृष्टि है। अब आपने देखी इस कुंडली की विशेषता, ऐसा कोई भाव नहीं है जो इफेक्ट नहीं हुआ पंचम भाव से। यदि हम लग्न से लेवें तो 3 नंबर का स्वामी बैठा हुआ है, 4 नंबर दूसरा भाव है, तो वहां से मंगल बैठ के चौथी दृष्टि दे रहा है। 5वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, 6ठे भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, 7वें का यहाँ बैठा है, 8वें वाले की दृष्टि है, 9वीं की 9वीं दृष्टि है, 10वें की 10वीं दृष्टि है, 11 का स्वामी फिर वही गुरु है, शनि है, और वहां गुरु बैठ के दृष्टि डालेगा। 12 का स्वामी गुरु है, 1 का मंगल है, 2 का शुक्र है जो खुद यहाँ बैठा हुआ है। 12 के 12 भाव कहां पर है? 5वें भाव पर। इसका 5वां भाव इतना में, यानी जो कुछ है इसका पूर्व जन्म है, इस जन्म का इसका कुछ भी नहीं है। मतलब भाग्य काफी अच्छा लेके आया है। अब भाग्य क्या कह रहा है? गुरु 9वां भाव एक तो हमारे पिता का, पूर्वजों का होता है, और 9वें से 9वां है, यानी इसके पूर्व जन्म के ज्ञान, जो अनुभव की बात कर रहे हैं, तो गुरु के पास अनुभव ही तो ज्ञान है, और इसके पूर्वजों का धर्म, ज्ञान, अनुभव, वो सब इसको इस जन्म में दे रहे हैं। यानी अति कहीं हो भी जाए गलती से तो वो धर्म रोक लेगा, वो संस्कार रोक लेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करने देंगे। समझो, एक तो होता है कोई ग्रह मेलेफिक हो तो वो आपसे गलती करवाए, और एक होता है बेनिफिक, तो वो बेनिफिशियल है गुरु, तो वो रोकेगा
गलत होने नहीं देगा। यानी पूर्व जन्म के जो भी इसके सद्गुण हैं उनको नष्ट नहीं होने देगा इस जन्म में भी किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके 5वें भाव का आज हमने अध्ययन किया। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण था कि एक ही भाव में 3 ग्रह हैं तो उसको कैसे देखते हैं, फिर दृष्टि है उसका क्या महत्व है, 5वें भाव का क्या महत्व, और पूरी जीवन की संरचना 5वें भाव पर ही निर्भर है, क्योंकि हम पूर्व जन्म से ही अपने प्रारब्ध को लेकर के आए। तो पूर्व जन्म से यदि हम गिने, इसी को लग्न बना दें कि पूर्व जन्म में ये क्या था, तो पूर्व जन्म में क्या था, यहां यदि ये लग्न है तो इस व्यक्ति का पूर्व जन्म में व्यक्तित्व जो है बैलेंस था, मानव से और ब्रह्मांड, मानव लोक से और ब्रह्मांड लोक से इक्वल कर रखा था इसने। किसके द्वारा? अपनी आत्मा के द्वारा, सूर्य के द्वारा, बुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुक्र प्रकृति साधना। सर ये जो इंटरप्रिटेशन आप बताते हैं, तो मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, ये तो इंटरप्रिटेशन तो कई तरीके का हो सकता है, जैसे अपनी अपनी समझ से, जैसे आप बताते हैं सूर्य इस चीज का, पराक्रम का, साधना का, अथॉरिटी का, ये सब, तो इंटरप्रिटेशन तो किसी भी तरीके से हो सकता है इसका। हाँ, इसलिए शायद ज्योतिष अलग अलग ज्योतिषी के अलग अलग ओपिनियन आती है। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि जैसे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्म का हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए, या इसी जन्म की बात कर लेते, चलो हम कहते हैं कि ये मंगल की 4थी दृष्टि है, मंगल तो नीच का होके बैठा है। तो एक हम ये भी हमने जो इसके की गणना वो की कि भाई ऋण रोग शत्रु का स्वामी है जो छिपा हुआ है कहां पर, इसके घर में, कुटुंब में, यानी इसके अपने घर के सदस्य कोई इसके घर का, कुटुंब का शत्रु है। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई छुपा हुआ शत्रु इसके घर में गंध फैलाएगा, नीच है ना। हाँ, तो ये डबल इंटरप्रिटेशन हो गया, डबल हो गया, दोनों चीज है। अच्छा, दोनों चीज संभव है, गलत नहीं दोनों ही। तो फिर सही प्रोटेक्शन कैसे होगी? हाँ, ये आपके अपने साथ जो घटने वाली घटना है उनसे होती है। वो तो कुटुंब में ही रहा है ना, वो व्यक्ति भी घर में आके यदि कोई बाहर का व्यक्ति गंध फैलाएगा, नीच का हो जाएगा मतलब, तो नुकसान करेगा ना किसी ने। तो वो घर में कब आएगा? जब घर का बन जाएगा। भाई किसी भी रूप से आप उसको अथॉरिटी दोगे कभी तो वो आपके घर में गंध फैला सकता है। चलता हुआ रास्ते का तो कोई आदमी आके नहीं फैला सकता। बाई बर्थ नहीं था घर का, लेकिन आपने उसको इतना महत्व दिया ना कि घर का बना दिया। कहने का मतलब वहीं आ गया ना वापस, केवल समझने का फर्क है। सही बात है। तो आप जो भी इसका करोगे उसका अर्थ अंत में जाके वही मिलेगा, प्रभाव वही होगा। उसके शब्दों में कहते हैं ना, हर शब्द के 2 अर्थ हैं, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। बोलने का तरीका, जैसे हम 30 भाव का लेते हैं, सूर्य स्वामी है, छोटे भाई बहन को देखते हैं। अब हम तो ये कह रहे हैं कि छोटे भाई बहनों से भी इसका जो है बैलेंस रहेगा, ये अथॉरिटी में नहीं लेगा, प्रेम प्यार के हिसाब से अपने बैलेंस जितना इसको करना होता है उतना करेगा। यहाँ ये भी कह सकते हैं अपन कि छोटा भाई जो है वो नीच का होकर बैठ गया इसके प्रेम प्यार में, यानी इसके प्रेम की, इसकी जो तपस्या है उसको वो महसूस नहीं करेगा, विरोध करेगा, यूं कह लो। मैं एक तो प्रभावित होना, आपने अपने किसी अधीनस्थ व्यक्ति के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ किया, तो एक तो वो आपका इस बात का एहसान माने, और एक वो विरोध करे कि आपका इसमें कोई स्वार्थ है, आप क्यों कर रहे हो मेरे लिए, ये आपने किया क्या है, ये भी तो है। तो ये तो मानव की प्रवृत्ति पर निर्भर है ना। अर्थ तो वही आएगा, अर्थ तो वही आएगा जी। ये उसकी प्रवृत्ति है, उसका फल उसको मिलेगा। ठीक इसी तरीके से गुरु का देखा हमने, वो तो सब देख लिया हमने, है ना। तो ये इस तरीके से महत्वपूर्ण है। कल हम शनि और केतु वाला भाव देखेंगे, कल शनि केतु वाला देख लेते हैं। वैसे आप चाहो तो, और आप चाहो तो कुछ और नया अध्याय शुरू करते हैं। वैसे मोटा मोटा तो मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एक घर का अध्ययन करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी होती है। उस घर की सबसे पहले राशि देखी जाती है, राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, उस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की दृष्टि कहाँ पर है, उस घर पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, राशि का जो स्वामी है
जो भाव में नंबर लिखा है उसका स्वामी कहाँ बैठ करके कौन सी दृष्टि डाल रहा है, भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सब चीजों से कुंडली का अध्ययन किया जाता है। ये अभ्यास के साथ ही आएगा, तो हम मंगल से और निवेदन करेंगे कि हमें और अभ्यास करवाएं हाँ का। तो जैसा भी आप सिखाना चाहें। तो निश्चित रूप से। आज के लिए विदा लेते हैं सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।